हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार सब्जेक्ट के चैप्टर सत्ता के बारे में बात करेंगे। सत्ता को राजव्यवस्था रूपी शरीर की आत्मा कहा जा सकता है। यह शक्ति, प्रभाव और नेतृत्व का मूल उपकरण है तथा नीति निर्माण, नीतियों का समन्वय, अनुशासन या प्रत्यायोजन आदि राजनीतिक प्रक्रियाएं सत्ता के आधार पर ही संभव होती हैं। औपचारिक व अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के संगठनों में सत्ता को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है और राजनीतिक जीवन में सत्ता की अवहेलना नहीं की जा सकती। लोकतंत्र में सत्ता का जनता के द्वारा स्वीकृत किया जाना महत्वपूर्ण होता है। अब हम देखेंगे कि सत्ता की विभिन्न अवधारणाएं क्या क्या हैं। बहुत सारे थिंकर्स हुए हैं, उन्होंने बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं, उसमें से आपको 2-3 थिंकर्स की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो पहले देखते हैं, बायस्टर्ड थिंकर हुए हैं, उन्होंने क्या कहा है। बायस्टर्ड ने कहा, सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है। इससे प्रीवियस लेक्चर में जब हम शक्ति पढ़ रहे थे, मैंने बताया था कि शक्ति और सत्ता के बीच में डिफरेंस होता है। अब जैसे एग्जाम्पल से समझें कि ये 100 लोगों का समूह है, इसमें एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। ये लोग उसकी बात मानते हैं और ये इन व्यक्तियों के कार्यों को प्रभावित भी करता है और अपने अकॉर्डिंग मनवा भी लेता है, क्योंकि ये प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी है। तो ये लोग इसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। जैसे गांधी जी का एग्जाम्पल लें तो गांधी जी प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे, उनकी बात लगभग पूरा इंडिया मानता था। तो अब ये व्यक्ति के पास शक्ति तो है, क्योंकि ये अपने अकॉर्डिंग दूसरों के कार्यों को चेंज कर सकता है, दूसरों को निर्देश भी दे सकता है, दूसरे इसकी बात मानते भी हैं। तो ये एक प्रकार से शक्ति ही है, हमने शक्ति चैप्टर में देखा था। लेकिन क्या ये व्यक्ति सत्ता में है? नहीं, क्योंकि इसके पास संस्थागत अधिकार नहीं है। जैसे गांधी जी के पास शक्ति थी कि वो लोगों को अपने अकॉर्डिंग कार्य करवा लेते थे, इतने प्रभावशाली थे वो, लेकिन वो सत्ता में नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कभी संस्थागत अधिकार नहीं लिए। वो लोगों के बीच में रहकर ही अपनी शक्ति का प्रयोग करते थे। तो इसलिए शक्ति और सत्ता डिफरेंस होता है। अब जैसे ये व्यक्ति यहाँ 100 लोगों के समूह को प्रभावित कर रहा है, अपनी शक्ति यूज़ कर रहा है। अब मान लो इस राज्य के लोग इस व्यक्ति को चुनकर वोट देकर पीएम बना देते हैं, तो क्या अब ये व्यक्ति सत्ता में है? बिल्कुल, क्योंकि अब इसके पास अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए संस्थागत अधिकार मिल गया है, और वो संस्था क्या है? पीएम। यानी इसको ऐसा पद मिल गया है कि जिससे, और ये पद कहाँ से मिला? ये संस्थागत अधिकार कौन देता है? संस्थाएं या कॉन्स्टिट्यूशन या कोई रिटन डॉक्यूमेंट किसी कंट्री का, तो उसमें लिखा जाता है कि पीएम होगा, उसके नीचे मंत्रिमंडल होगा, और उसका जनता पर अधिकार होगा कि वो कानूनों का निर्माण कर सकता है, उनका पालन करवा सकता है। तो ये सब क्या है? लिख दिए गए हैं। तो ये संस्थागत अधिकार हो गए हैं कि इस पीएम पद के साथ ये अधिकार आपको मिलेंगे ही। तो जब तक ये व्यक्ति उन लोगों के बीच में था, तब तक इसके पास शक्ति थी, तब ये लोगों को प्रभावित भी कर रहा था, लेकिन इसके पास सत्ता नहीं थी। और जब इसको संस्थागत अधिकार दे दिए, पीएम पद के साथ जुड़े हुए इसको अधिकार मिल गए, जैसे ही ये पीएम बना, तो अब ये व्यक्ति सत्ता में कहलाएगा, क्योंकि अब इसके पास संस्थागत अधिकार हैं उस पद के साथ। इसलिए इस पद में शक्ति है, न कि व्यक्ति में, क्योंकि पद तो पीएम का हमेशा रहेगा, व्यक्ति बदलते रहते हैं। जैसे इस व्यक्ति की मान लो डेथ हो जाती है, ये रिटायर हो जाता है, कुछ टाइम बाद में हट जाता है सत्ता से, तो दूसरा व्यक्ति पीएम बनेगा। तो अब इस व्यक्ति के पास थोड़ी सत्ता रहेगी, वो जो दूसरा व्यक्ति होगा उसके पास सत्ता आ जाएगी, जो करंट पीएम होगा। तो इस प्रकार ये ऑफिस के में जो व्यक्ति आ गया, इस ऑफिस के साथ सत्ता जुड़ी हुई है, तो उस व्यक्ति को संस्थागत अधिकार मिल गए। अब जैसे हमने शक्ति चैप्टर में भी एग्जाम्पल देखा था कि एक राजा है, दूसरे देश के राजा पर अटैक कर देता है, वहाँ के राजा को बंदी बना लेता है। तो उस राजा के पास शक्ति है, तभी तो उसने उस पर अटैक किया और उस राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। लेकिन वो राज्य तब तक सत्ता में नहीं माना जाएगा जब तक कि लोग वहाँ पर उसको स्वीकृत नहीं कर लेते और वो वहाँ पर अपने नियम कानून चलाना शुरू नहीं कर देता। इसलिए शक्ति और सत्ता एक नहीं होते, इनमें डिफरेंस होता है। तो ये बायस्टर्ड की डेफिनेशन थी। अब देखते हैं प्रोफेसर बीच ने क्या कहा है। प्रोफेसर बीच ने कहा है, दूसरों के कार्य निष्पादन को प्रभावित या निर्देशित करने का औचित्यपूर्ण अधिकार सत्ता है। इन्होंने क्या कहा कि दूसरे के कार्यों को प्रभावित व निर्देशित करना, यानी उनको निर्देश देना कि आप ऐसा काम करो, ठीक है, ऐसा करने का औचित्यपूर्ण अधिकार रखना। यानी जो व्यक्ति सत्ता में है उसके पास औचित्यपूर्ण अधिकार होगा,
जैसे इसको भी एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। एक स्कूल है, वहाँ प्रिंसिपल होता है, फिर टीचर्स होते हैं एंड स्टूडेंट्स होते हैं। अब ये प्रिंसिपल है, ये इन टीचर्स के कार्यों को निर्देशित करते हैं। टाइम टाइम पे जैसे नोटिस भी निकालते हैं कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक स्कूल में रुकना है, आपको ये क्लास लेनी है, आपको डिसिप्लिन में रहना है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये जो प्रिंसिपल है ये इन टीचर्स के कार्यों को निर्देशित भी कर रहे हैं और उनको प्रभावित भी कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है ये प्रिंसिपल इनको आदेश ना देते तो ये कार्य करते ही नहीं, तो इन्होंने निर्देश दिया, तब उनके कार्यों को, टीचर्स के कार्यों को प्रभावित किया, निर्देशित किया। तो अब ये प्रिंसिपल ऐसा कर रहा है, तो पहली डेफिनेशन का पहला पार्ट पूरा हुआ कि उनके कार्यों को वो प्रभावित भी कर रहे हैं और निर्देशित भी कर रहे हैं। अब दूसरा पार्ट में बीच ने क्या कहा है कि ऐसा करने का औचित्यपूर्ण अधिकार होना चाहिए। अब यही मैं आपसे पूछूं कि ये प्रिंसिपल इससे पहले एक टीचर थे, ठीक है, तो क्या जब ये टीचर थे तो अपने साथी टीचर्स को ये दे सकते थे आदेश, उनके कार्यों को प्रभावित कर सकते थे, उनको निर्देशित कर सकते थे? नहीं, क्योंकि तब इनके पास औचित्यपूर्ण अधिकार नहीं था। इनका फिर प्रमोशन हुआ और ये प्रिंसिपल बन गए। अब ये उन टीचर्स को उनके कार्यों को प्रभावित भी करते हैं, उनको निर्देश भी देते हैं। तो क्या हुआ कि औचित्यपूर्ण अधिकार किसने दिया उनको ऐसा करने का? इस प्रिंसिपल पद ने। तो जब तक वो टीचर थे, जब तक उनका प्रमोशन नहीं हुआ था, वो साथी टीचर्स को ये आदेश नहीं दे पा रहे थे। तो क्योंकि उनके पास ऐसा करने का औचित्यपूर्ण अधिकार नहीं था, प्रिंसिपल बनते ही इस प्रिंसिपल के पद ने उस व्यक्ति को वो औचित्यपूर्ण अधिकार दे दिया कि वो जो दूसरे टीचर्स हैं उनके कार्यों को प्रभावित करें, निर्देशित करें। तो यही बीच ने कहा है। तो अब क्या है, ये यहाँ पर सत्ता में है। अब सत्ता का मतलब जनरली बच्चे यही ले लेते हैं कि सत्ता का मतलब सरकार से है या फिर जनता और सरकार के मध्य संबंध से है। सत्ता का हम यहाँ मतलब है कि कोई भी इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई स्कूल हो, कोई कॉलेज हो, तो उसमें कोई उच्च सत्ताधारी व्यक्ति अपने से नीचे वालों को कोई आदेश देता है या कुछ भी कार्यों को निर्देशित करता है, वही व्यक्ति सत्ता में कहलाएगा। तो यानी सत्ता हर जगह होती है, छोटे से छोटे इंस्टीट्यूशन से लेकर सरकार तक। तो आप ये माइंड में ना रखें कि सत्ता का मतलब है सीधा सामने लिए सरकार। नहीं, हम यहाँ पे सत्ता समझना चाह रहे हैं कि सत्ता का मतलब क्या होता है। सत्ता का मतलब है कि कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर है, वो अपने से नीचे वालों को कोई आदेश दे रहा है या उनकी कार्यों को प्रभावित कर रहा है। ऐसा करने का उसके पास औचित्यपूर्ण अधिकार होना चाहिए। बिना अधिकार के अगर वो उनके कार्यों को निर्देशित कर रहा है या उनको प्रभावित कर रहा है तो वो दमन कहा जाएगा या शक्ति का प्रयोग कहा जाएगा, उसको सत्ता नहीं कह सकते। सत्ता का मतलब है कि किसी संस्था ने उनको ये अधिकार दिया है या फिर उनके पास ऐसा करने का औचित्यपूर्ण कारण है। जैसे प्रिंसिपल नहीं थे ये, तब तक ये अपने साथियों को निर्देशित नहीं कर सकते थे। फिर ये प्रिंसिपल बने तो इस पद ने इनको अधिकार दे दिया। अब कल ये रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद अपने टीचर्स को क्या आदेश दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अब उनके पास वो औचित्यपूर्ण अधिकार नहीं रहा। अगर उसके बाद भी टीचर्स को आदेश देते हैं तो वो, मान लो कोई टीचर उनकी बात मान भी रहा है, तो वो सिर्फ एक शक्ति प्रयोग है कि उनके प्रभावशाली मान लो व्यक्तित्व हुआ इसलिए वो मान रहा हो, या फिर उसके अच्छे संबंध हुए तो वो मान रहा हो, लेकिन उनके पास औचित्यपूर्ण अधिकार नहीं रहेगा अपनी बात मनवाने का। फिर दूसरे उसकी बात माने चाहे ना माने, वो उनकी मर्जी होगी। तो जैसे रिटायर हो गए, उसके बाद क्या उनकी बात सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। तो फिर कोई दूसरा प्रिंसिपल बनेगा, उसके पास औचित्यपूर्ण अधिकार होगा अपनी बात मनवाने का। तो यही प्रोफेसर बीच ने कहा। इनकी डेफिनेशन को हमने 2 भाग में तोड़कर और एग्जाम्पल से समझ लिया। अब आपको ये याद रहनी चाहिए। अगली डेफिनेशन देखते हैं, हेनरी फेयोल ने क्या कहा है। हेनरी फेयोल ने कहा है, सत्ता है वो आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। सिंपल सा है, जैसे मैंने अभी प्रिंसिपल के आदेश एग्जाम्पल से समझाया कि आदेश देने का अधिकार रखना, फिर उस आदेश का पालन करवाने की शक्ति रखना। 2 वर्ड यूज़ किए हैं, आदेश देने का अधिकार। भाई प्रिंसिपल के पास अधिकार है, क्यों? क्योंकि उस पद ने उन्हें अधिकार दिया है कि वो टीचर्स को आदेश दे सकते हैं। तो आदेश देने का अधिकार है, फिर उसका पालन कराने की उनके पास शक्ति है। शक्ति उनको किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, सरकार ने नियम बना रखे हैं कि भाई प्रिंसिपल का पद ये होगा, इनके कार्य ये होंगे और वो टीचर्स को ऐसे निर्देशित कर सकते हैं। तो सरकार ने उनको ये शक्ति दी है। तो इसका मतलब उनके पास अपने कानून, अपने जो उन्होंने नियम बनाए हैं प्रिंसिपल ने, तो उसका पालन कराने की शक्ति है। जैसे अगर वो टीचर्स उस प्रिंसिपल की बात नहीं माने तो वो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। तो ऐसा करने की उनके पास शक्ति है। तो हेनरी फेयोल ने कहा कि सत्ता क्या है? वो प्रिंसिपल सत्ता में कब है? जब उनके पास आदेश देने का अधिकार है और उस आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन थी। अब एलन की डेफिनेशन देखते हैं।
इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि सौंपे गए कार्यों के निष्पादन को संभव बनाने हेतु प्रदान की गई शक्तियाँ व अधिकार सत्ता कहलाते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इनका भी हम टुकड़ों में समझते हैं। इन्होंने क्या कहा? सौंपे गए कार्य के निष्पादन, ठीक है, और प्रदान की गई शक्तियाँ, ये 2 वर्ड यूज़ किए गए हैं, प्रदान की गई शक्तियाँ। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बीजेपी की सरकार है, तो इससे पहले बीजेपी एक पार्टी थी। फिर बीजेपी ने जनता से कुछ वादे किए कि भाई अगर आप हमें चुनकर सत्ता में बिठाते हैं या सरकार बनाते हैं तो फिर हम जैसे धारा 370 हटाएंगे, रिजर्वेशन को धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे और ये राम मंदिर बनवा देंगे। तो इस प्रकार इन्होंने कुछ वादे किए, कुछ कार्य इन्होंने जनता को बताया। जनता ने इनको कुछ कार्य सौंपे कि जैसे अगर हम आपको चुनते हैं तो आपको हमारे लिए ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जनता ने इनको चुन लिया, इनकी सरकार बन गई। अब पहले बीजेपी महज एक पार्टी थी, क्या ये सत्ता में थी? नहीं। हो सकता है बीजेपी के पास शक्ति हो, कुछ वर्ग के लोगों को प्रभावित कर रहे हों, जनता को भी प्रभावित कर रहे हों, लेकिन तब ये सत्ता में नहीं थी क्योंकि उनके पास संस्थागत अधिकार नहीं था। अब लोगों ने चुनकर इनको वो शक्ति दे दी, लोगों ने इनको चुना, वोट दिए, तो अब सरकार इन्होंने बना ली। अब इस डेफिनेशन को हम वापस देखें कि सौंपे गए कार्यों के निष्पादन, यानी जनता ने उनको कुछ कार्य सौंपे हैं तो उनका निष्पादन उनको करना, उसके लिए प्रदान की गई शक्तियाँ एवं अधिकार सत्ता कहलाते हैं। तो अब जनता ने क्या किया कि जनता ने जो इनको कार्य सौंपे हैं उसको पूरा करने के लिए जनता ने इनको शक्ति और अधिकार दिए हैं। क्या शक्ति और अधिकार दिया है? कि इनको चुनकर सरकार बना दी। तो इन्हीं को सरकार में चुन लिया तो जनता ने इनको क्या दे दिया? अधिकार दे दिया और शक्तियाँ भी दे दी कि अब आप अपने कार्य पूरे कर सकते हो। क्या बीजेपी के पास पहले शक्ति थी अपने कार्यों को पूरा करने की? नहीं थी, क्योंकि जनता ने इनको चुना नहीं था। अब जनता ने इनको चुनकर इनकी सरकार बना दी, तब इनके पास शक्तियाँ हैं, तो प्रदान की गई शक्तियाँ व अधिकार सत्ता कहलाता है। तो यही इस डेफिनेशन का मतलब है। इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके एक एग्जाम्पल से समझ लिया। तो अगर मैं दोबारा समझाऊं तो सीधा सा मतलब है कि सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए या उनके कार्यों को निष्पादन को संभव बनाने के लिए प्रदान की गई शक्तियाँ व अधिकार सत्ता कहलाते हैं। अब आप किसी को कोई वादा करते हो, फिर अगला आपको कुछ चुनकर कहीं भेज देता है, सरकार बना देता है, तो आपके पास अब शक्तियाँ और अधिकार हैं उन कार्यों को पूरा करने के लिए, तो आप क्या हो? सत्ता में हो। यही इन्होंने कहा। अब चौथी डेफिनेशन देखते हैं, थियो हेमैन की परिभाषा कुछ अधिक स्पष्टता के साथ आई है। उनके अनुसार सत्ता वह वैधानिक शक्ति है जिसके आधार पर अधीनस्थों को काम करने के लिए कहा जाता है तथा उन्हें बाध्य किया जा सकता है, और आदेश के उल्लंघन पर आवश्यकता अनुसार प्रबंधक उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, यहाँ तक कि उनको कार्य से भी पृथक कर सकता है। ये जैसे हमने एक प्रिंसिपल और टीचर के एग्जाम्पल से समझा था, यही इन्होंने कहा है कि वह शक्ति जिसके आधार पर अधीनस्थों को काम करने के लिए कहा जाता है, प्रिंसिपल टीचर्स को काम करने के लिए कहता है, उन्हें बाध्य किया जा सकता है, वो उन्हें बाध्य भी कर सकता है नियम कानून दिखा के, देखो ऐसा नियमों में लिखा है, और आदेश के उल्लंघन पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है, यहाँ तक कि उनको कार्य से पृथक भी किया जा सकता है। अगर कोई टीचर हर चीज़ का नियम का उल्लंघन हो तो उन्हें सस्पेंड, या फिर आप सुनते रहते हो सस्पेंड कर दिया, ईपीओ कर दिया, तो ये है उनको कार्य से पृथक भी किया जा सकता है। तो यही क्या है? सत्ता है। तो जो ऐसा करता है वो क्या है? उसके ऊपर सत्ता में है। तो इन सभी विद्वानों ने सत्ता को निर्णय लेने, आदेश देने और आदेश का पालन कराने वाली उच्च स्तरीय शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। इन सभी परिभाषाओं में सत्ता के औपचारिक पक्ष को या मात्र कानूनी पक्ष को ही दृष्टि में रखा गया है तथा इस प्रकार ये परिभाषाएं सत्ता के केवल एक ही पक्ष को स्पष्ट करती हैं। ये सिर्फ वही बात करेंगे सत्ता आदेश देने का नाम है। इन्होंने ये नहीं कहा कि जो अधीनस्थ हैं उनका क्या। तो सत्ता आदेश देने वाली उच्च स्तरीय शक्ति है, लेकिन केवल इस स्थिति के कारण ही सत्ताधारी के आदेशों का पालन नहीं होता। तो सिंपल सा मतलब है, इन्होंने भी यही कहा है कि सत्ता है वो आदेश देने वाली उच्च स्तरीय शक्ति है, यानी बस कोई अधीनस्थ है, कोई उनके ऊपर बैठा है तो वो उनको कोई आदेश दे रहा है तो ये व्यक्ति उनके ऊपर सत्ता में है। सिंपल सा मतलब है। लेकिन केवल इस स्थिति के कारण ही सत्ताधारी के आदेशों का पालन नहीं होता
आदेशों के पालन का एक आधार अधीनस्थ अथवा जिन्हें निर्देश दिए जाते हैं उनकी सहमति होता है। ठीक है, अब दोनों तरह से बात करें कि अगर आप सिर्फ यही कह रहे हो कि जैसे अब किसान आंदोलन चल रहा है, उससे पहले किसान कानून बनाए गए, लेकिन वो सरकार ने कानून बना दिया यानी आदेश दे दिया, उनके कार्यों को निर्देशित कर दिया। ठीक है, अब लेकिन किसानों ने उस कानून पर अपनी सहमति नहीं दी, तो अब सत्ता के खिलाफ उन्होंने क्या कर रखा है, आंदोलन कर रखा है। तो यही बात यही कही जा रही है कि सत्ता में सिर्फ आदेश देना ही नहीं देखना आपको, आप जिनको आदेश दे रहे हो या जनता को या अधीनस्थ को, तो उनकी सहमति भी ज़रूरी है। अधीनस्थ जब इस बात को स्वीकार करते हैं कि आदेशों का स्रोत सही है या उचित है, तभी आदेश देने वाले अधिकारी को सत्ताधारी कहा जाता है। सत्ता शक्ति के समान शास्त्रियों के आधार पर नहीं, अपितु उचित होने के कारण दूसरों के व्यवहार को अपने अनुकूल बनाकर प्रभावित करने का साधन है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार सत्ता वह शक्ति है जो कि स्वीकृत है, सम्मानित है, ज्ञात है और औचित्यपूर्ण है। ठीक है, सत्ता वह शक्ति है, यानी सिर्फ शक्ति का नाम ही सत्ता नहीं है, शक्ति तो हो लेकिन वो जनता के द्वारा स्वीकृत हो, वो सम्मानित हो, ज्ञात हो और औचित्यपूर्ण हो। ये सब मैं पहले एग्जाम्पल से समझा चुकी हूँ। जैसे हमने किसान कानूनों के एग्जाम्पल से भी समझा कि अगर जनता की सहमति या जो आप जिनको आदेश दे रहे हो उनकी सहमति नहीं है, तो वो आप सत्ता में नहीं कहलाओगे। वहाँ ऑफकोर्स आंदोलन होगा और आपको सत्ता से हटा दिया जाएगा, या तो आप उनकी बात मान लोगे या संघर्ष होगा। तो इस प्रकार सत्ता में दोनों चीज़ें देखनी चाहिए कि आदेश देने वाला भी होना चाहिए, उच्च सत्ताधारी व्यक्ति कोई, लेकिन उनको मानने के लिए सहमति देने वाले भी होने चाहिए। अब ऐसे कौन से थिंकर हैं जिन्होंने अधीनस्थों की सहमति पर जोर दिया है? मैरी पार्कर फोलेट, चेस्टर बर्नार्ड व साइमन, ये थिंकर्स हैं जिन्होंने इस पर जोर दिया है कि सहमति भी ज़रूरी है। तो अब ये इन विद्वानों के अनुसार सत्ता आदेश देने वाली उच्च स्तरीय शक्ति और आदेशों का पालन करने वाले अधीनस्थों के बीच सहमति पर आधारित संबंधों को जन्म देती है। साइमन ने एक परिभाषा दी है, उसके अनुसार अधिकार सत्ता निर्णय लेने व अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं को मार्गदर्शित करने की शक्ति है। यह दो व्यक्तियों के बीच उच्चाधिकारी व अधीनस्थ का संबंध है। उच्चाधिकारी निर्णय लेता है और आशा करता है कि अधीनस्थ द्वारा उसका पालन किया जाएगा। अधीनस्थ ऐसे ही निर्णयों की आशा करते हैं और उनके व्यवहार इन निर्णयों से निर्धारित होते हैं। सिंपल सा है, जो उच्च सत्ताधारी है वो नीचे वालों के लिए निर्णय लेता है और वो निर्णय अगर सही लग रहे हैं तो अधीनस्थ उनका पालन भी करते हैं। तो इस प्रकार सत्ता के दो पक्ष हो गए, एक तो उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो निर्णय लेता है, लेने वाला, और एक अधीनस्थों की जो कानूनों का जो उनकी बात मानते हैं उनकी सहमति। जैसे अब स्कूल का एग्जाम्पल से देखें तो निर्णय लेने वाले प्रिंसिपल और अधीनस्थों की सहमति यानी टीचर्स की सहमति भी ज़रूरी है। तो इन दोनों तत्वों को ध्यान में रखते हुए सत्ता की डेफिनेशन क्या होती है? अधिकार सत्ता निर्णय लेने, आदेश देने और उनका पालन करवाने की वह शक्ति, स्थिति या अधिकार है जिसे अधीनस्थों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थों द्वारा जिसका पालन आवश्यक होता है। तो सत्ता में दोनों पक्ष आ जाते हैं कि निर्णय लेने की या निर्णयों का पालन करवाने की वह शक्ति है जिसे अधीनस्थों ने अपनी सहमति दे दी है और अब उसका पालन वो अवश्य करेंगे। तो ये सत्ता है। अब सत्ता की प्रकृति के बारे में बात करें तो सत्ता की प्रकृति के बारे में विचार भेद हैं। प्रमुख रूप से दो सिद्धांत चलते हैं और वो दो सिद्धांत प्रोफेसर बीच द्वारा दिए गए हैं। पहला, औपचारिक सत्ता सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सत्ता को आदेश देने का अधिकार माना जाता है। सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर चलता है। यह अधिकार व्यवस्थाओं व संगठनों में विशिष्ट व वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाता है और इससे आदेश या सत्ता का एक पदक्रम बन जाता है। सत्ता के पीछे व्यवस्था या संगठन की औचित्यपूर्ण शक्ति होती है। इस शक्ति के कारण उसे स्वीकार किया जाता है। सत्ता आवश्यक रूप से सत्ताधारी की व्यक्तिगत श्रेष्ठता को नहीं बतलाती। सत्ताधारी तो व्यवस्था या संगठन में अंतर्निहित शक्ति का कार्यशील प्रतीक मात्र है। जैसे मैकाइवर ने इसे शासन का जादू कहा है कि जो व्यक्ति आदेश देता है वह भले ही अपने अधीनस्थों से अधिक बुद्धिमान न हो, अधिक योग्य न हो और किसी भी दृष्टि से अपने सामान्य साथियों से श्रेष्ठ न हो, कभी कभी तो उसका स्तर इन सबसे हीन भी हो सकता है, लेकिन वह सत्ता की स्थिति में होने के कारण आदेश निर्देश देता है और उसके आदेशों का पालन किया जाता है।
तो सिंपल सा इन्होंने दिया कि भाई एक सिद्धांत तो ऐसा होता है सत्ता का जिसको हम फॉर्मल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो जैसे पद मिल गया, मैंने बताया जैसे प्रिंसिपल और जैसे प्रोफेसर्स हैं कॉलेज में, तो ये प्रिंसिपल भी मान लो प्रोफेसर था। जब इसके जो साथ के प्रोफेसर्स हैं वो इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज़्यादा योग्य हैं। अब लेकिन प्रमोशन हो गया और अब एक व्यक्ति इनमें से जो सबसे कम इंटेलिजेंट है, जो सबसे कम योग्य है, वो प्रिंसिपल बन गया। तो क्या अब ये प्रिंसिपल इन नीचे वाले प्रोफेसर्स को निर्देशित करेगा या नहीं? ऑफ कोर्स करेगा, चाहे ये कम योग्य हो, कम श्रेष्ठ हो, इन प्रोफेसर्स को इससे ज़्यादा आता हो, लेकिन अब इसके पास ऐसा पद है जिसके कारण ये नीचे वालों को आदेश दे सकता है। तो यही औपचारिक सत्ता सिद्धांत कहता है कि भाई सत्ता का सीधा सा मतलब है, अगर कोई ऊपर है तो उच्च सत्ताधारी व्यक्ति है तो उसके पास चाहे ज्ञान हो चाहे नहीं हो, वो आदेश नीचे वालों को देता है। यही सत्ता है। सत्ता का एक पदक्रम चलता है, ऊपर से नीचे की ओर आदेश दिए जाते हैं। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? स्वीकृति सिद्धांत। ये क्या कहता है कि व्यवहारवादी या मानव संबंधवादी औपचारिक सत्ता सिद्धांत में विश्वास न रखते हुए स्वीकृति सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। इन यथार्थवादी अध्ययनकर्ताओं के अनुसार सत्ता कानूनी रूप से तो केवल औपचारिक होती है, किंतु वास्तव में सत्ता या आदेश के अधिकार की सफलता अधीनस्थों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। जब अधीनस्थ अपनी समझ और योग्यता के दायरों में आदेश को स्वीकार कर लेते हैं तो यह स्थिति सत्ता स्थिति बन जाती है। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई भी ऊपर पद पे बैठ गया और कोई भी नियम कानून बना रहा है तो ये सब जायज़ है। इन्होंने कहा कि जो नीचे जिनको ये नियम कानून दे रहा है उनकी स्वीकृति या उनकी सहमति भी आवश्यक है। बर्नार्ड ने अपनी रचना द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव में लिखा है कि अधीनस्थ आदेशों को स्वीकार करें, इसके लिए 4 शर्तें ज़रूरी हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई औपचारिक सत्ता सिद्धांत ने तो सीधा सा कह दिया कि ऊपर से नीचे तक जो बात मानी जाती है, आदेश दिए जाते हैं, वो सत्ता है। फिर दूसरा सिद्धांत है, उसने कहा नहीं, नीचे वालों की सहमति भी ज़रूरी है। बिना सहमति के आप कोई भी ऐसे कानून या आदेश नहीं दे सकते। अब नीचे वालों की सहमति ज़रूरी होने के लिए 4 शर्तें पूरी होना ज़रूरी है। पहला, अधीनस्थ अधिकारी जो नीचे का जनता है या अधिकारी है वो आदेश या सूचना को समझता हो या समझ सकता हो। दूसरा, अपने निश्चय करने के समय उसका ये विश्वास हो कि आदेश संगठन के उद्देश्यों के साथ असंगत नहीं है। तीसरा, निर्णय लेने के समय में वह सोचता हो कि एक समग्रता के रूप में संबंधित आदेश उसके व्यक्तिगत हितों के अनुकूल है। तथा चौथा, वह मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उस आदेश की अनुपालना की क्षमता रखता हो। तो इसको सिंपल से आदेश से समझें जैसे सरकार ने जनता को कोई आदेश दिया या कोई कानूनों का निर्माण किया। फॉर एग्जाम्पल सरकार ने कोई कानून बनाया, अब जनता है या फिर प्रिंसिपल ने कोई निर्देश दिया प्रोफेसर्स को, तो अब जनता की इसमें सहमति ज़रूरी होने के लिए 4 शर्तें ज़रूरी हैं। पहला, जनता को समझ में आए कि भैया कानून में लिखा क्या है। जब तक उनको समझ में नहीं आएगा वो अपनी सहमति कैसे देंगे। तो सबसे पहले तो कानून या फिर वो आदेश समझ में आना चाहिए। दूसरा, फिर वो जो जनता है या फिर जो नीचे जैसे प्रिंसिपल के नीचे प्रोफेसर्स हैं उनको यकीन होना चाहिए कि ये जो कानून है ये सबके हित में है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके हित में है। तीसरा, उनको ये भी लगना चाहिए कि हमारे व्यक्तिगत हित में भी है, क्योंकि इंसान है, स्वार्थी होता है कहीं ना कहीं। तो इंसान को जब तक ये नहीं लगता कि उसके व्यक्तिगत हित में नहीं है वो कोई चीज़ नहीं मानता। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि नीचे वाला आपको अपनी सहमति कैसे देगा, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो पहला, उनको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए जो आदेश आपने दिया है। दूसरा, उनको ये लगना चाहिए कि जो आदेश है वो जनता के कल्याण में है, या फिर संगठन में ये लगना चाहिए कि संगठन के कल्याण में है। तीसरा, उसके साथ साथ ये भी लगना चाहिए कि वो खुद के हित में भी है। और चौथा, वो जो नीचे के लोग हैं, जो अधीनस्थ हैं, वो उस आदेश का पालन करने की क्षमता रखें। अब वो क्षमता ही नहीं रखेंगे शारीरिक और मानसिक दृष्टि से, कोई पागल है वो। अब जैसे कोई सरकार है, किसी ने उसने मान लो कोई एक आदमी है, उसने दूसरे आदमी को कोई आदेश दिया, दूसरा आदमी शारीरिक और मानसिक रूप से विकृत है, तो क्या वो उस आदेश को मानेगा? क्योंकि उसका क्षमता ही नहीं है मानने की, तो कैसे मानेगा वो? तो बर्नार्ड ने कहा कि 4 शर्तें पूरी होनी चाहिए, तभी जनता है वो अपनी सहमति दे पाएगी। तो सिंपल सा मतलब है, इसी को उन्होंने डेफिनेशन में 4 पॉइंट में बना के थोड़ा उलझा दिया। अगर आप अपने दिमाग में बैठ के सोचें कि जैसे आपको मम्मी पापा कोई बात कहते हैं तो आप कैसे मानेंगे उसको, आप खुद पर लेके देखें कि भाई आपको बात समझ में आएगी तो आप आराम से मान जाएंगे, समझ में नहीं आएगी तो ऑफकोर्स आप पूछेंगे बार बार कि इसका मतलब क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा। दूसरा, आपको लगेगी कि भाई मेरे हित में कह रहे हैं तो आप जल्दी मानेंगे। तीसरा, आप उस आदेश के पालन करने की क्षमता रखेंगे। अब जैसे
आपका पैर टूटा हुआ है, आपको आपकी मम्मी ने कह दिया कि बाज़ार से सब्ज़ी ला दो, तो क्या आप ला सकते हो? नहीं ला सकते। तो आप क्षमता ही नहीं है आपकी शारीरिक रूप से उसको आदेश को पालन करने की, तो आप वो काम नहीं कर पाओगे। तो हर एग्जाम्पल कभी खुद पे कभी अपने डे टू डे लाइफ पे लेकर देखने से चीज़ें ईजी लगती हैं। और थिंकर्स हैं उन्हीं की डेफिनेशंस बना देते हैं, वो हमें टफ लगने लग जाती हैं कि भाई क्या डेफिनेशन है, समझ में नहीं आ रही। क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में देखें तो यही सब चल रहा होता है। तो हम अपनी सहमति कब देते हैं? जब हमें लगता है कि वो आदेश हमारे लिए अच्छा है, हमारे घर के लिए अच्छा है और समझ में आ रहा है हमें, और हम उसका पालन करने की क्षमता रखते हैं। तो ये 2 थ्योरीज़ हैं। भाई सत्ता की प्रकृति ऐसी होती है। कोई कहता है, उसमें 2 थ्योरीज़ में हमने क्या पढ़ा कि एक जना तो कहता है कि भाई सत्ता है, ऊपर कोई भी बैठा हो वो नीचे को आदेश दे रहा है और उससे वाला नीचे वाला उससे नीचे को आदेश दे रहा है, तो ये सत्ता का पदक्रम चलता आ रहा है, चाहे वो योग्य हो चाहे नहीं हो। लेकिन दूसरा सिद्धांत है, उसने कहा नहीं, जो नीचे वाले हैं उनकी सहमति भी ज़रूरी होती है, उनकी एक्सेप्टेंस ज़रूरी होती है। वस्तुतः सत्ता की प्रकृति के संबंध में प्रतिपादित इन दोनों ही सिद्धांतों की अपनी दुर्बलताएं हैं और इन्हें अतिवादी कहा जा सकता है। इन दोनों सिद्धांतों की सत्यताओं को ग्रहण करते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण का विकास हुआ है, जिसके अंतर्गत सत्ता की अवधारणा में संस्थाकृत औचित्यपूर्ण शक्ति और अधीनस्थों की स्वीकृति दोनों को ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। यही उचित दृष्टिकोण है। तो उचित दृष्टिकोण क्या है कि भाई औचित्यपूर्ण शक्ति होनी चाहिए, ऊपर संस्थाकृत होनी चाहिए। अब 2 वर्ड यूज़ कर रही हूँ मैं बार बार कि कोई आपसे ऊपर है पद में, आप उससे नीचे हो, चाहे सरकार जनता है, चाहे प्रिंसिपल प्रोफेसर है, चाहे प्रिंसिपल टीचर है, तो जो ऊपर वाला है उसके पास संस्थाकृत और औचित्यपूर्ण शक्ति होनी चाहिए। तो इन वर्ड्स का मतलब क्या है? संस्थाकृत मैंने समझाया कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन में या सरकार ने नियम बनाकर लिखा हो, उसको सहमति प्रदान की, उस संस्था में शक्ति हो, जैसे पीएम का पद, प्रिंसिपल का पद। तो ये क्या है? एक संस्था है, इनमें शक्ति है, व्यक्तियों में नहीं है। व्यक्ति बदलते रहते हैं, कभी कोई प्रिंसिपल है, कभी कोई सरकार है, कभी कोई पीएम है, तो वो चेंज हो रहे हैं, लेकिन वो पद है उसमें शक्ति है। तो संस्थागत और वो औचित्यपूर्ण होनी चाहिए। ये नहीं है कि मतलब आप मनमाने ढंग से जनता पर बिहेव कर रहे हो। औचित्यपूर्ण अधिकार होना चाहिए कि हाँ आपको ये अधिकार दिया गया है। तो और नीचे वालों की सहमति, दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं सत्ता में, और यही उचित दृष्टिकोण है। अब अगले लेक्चर से हम देखेंगे कि सत्ता के स्रोत या सत्ता के प्रकार क्या हैं।